नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं स्टूडेंट्स थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करूं तो भाई ये हमारे नेक एरिया में लोकेटेड होता है। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर दिया नेक एरिया, इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर दिया नेक एरिया। ठीक है, आप बोलेंगे दो नेक एरिया क्यों बनाए हैं, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स ट्रेकिया, इस तरीके से आपके पास लोकेटेड है ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया में आपके पास ऑन ईदर साइड एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, इस तरीके से ऑन ईदर साइड आपके पास एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपके पास एक ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर में आप एक डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पे जंक्शन है पर वहां पर जंक्शन नहीं है। तो जहां पर जंक्शन है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली आपका वेंट्रल साइड है, यानी कि वेंट्रल व्यू है। ये क्या है स्टूडेंट्स, वेंट्रल व्यू है। और ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये है डॉर्सल व्यू, यानी कि अगर मैं बात करूं कोई पर्सन इस तरीके से आपके सामने खड़ा है तो ये आपका या उस पर्सन का क्या होगा, वेंट्रल व्यू होगा। अगर बैक साइड की हम बात करें तो वो क्या होगा, डॉर्सल व्यू होगा। तो अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो भाई ये वाला एक लोब मौजूद है, एक उधर लोब मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। थायराइड ग्लैंड जो है स्टूडेंट्स ये एक बायलोब्ड ऑर्गन है और इसमें लोब्स जो हैं आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, दोनों ही साइड ट्रेकिया के आपको ये लोकेटेड देखने को मिल जाएंगे। पर सिर्फ वेंट्रल साइड, ऑन वेंट्रल साइड both the lobes are connected via isthmus, are connected via isthmus। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड isthmus की मदद से कनेक्टेड है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो मुझे कनेक्शन देखने को मिल रहा है इसको मैं क्या कहूंगी स्टूडेंट, इसी को मैं कहूंगी isthmus। और ये लोब 1 है, ये लोब 2 है, मतलब किसी को भी तुम 1 और 2 बोल सकते हो, तो ऐसे कोई उसमें नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड देखूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इस्तेमस तो नहीं है, पर यहाँ मुझे पीछे की साइड कुछ और स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले, कुछ इस तरीके से मुझे कुछ और स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है। इस तरीके से, इस तरीके से कुछ और स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स पैराथायराइड ग्लैंड व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। तो मैं इसलिए यहाँ पे लेबल नहीं कर रही हूँ। पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यही आपके थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायलोब्ड स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ये किस तरीके से दिखता है जरा देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें किस तरीके से दिखता है तो देखते हैं। तो भाई देखो क्या कंडीशन है, इस तरीके से आपके पास ये मैंने बना दिया था बायलोब्ड स्ट्रक्चर। और इसमें इस तरीके से ऑन ईदर साइड आपके पास मौजूद था। ठीक है, ये आ गया बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर या ऑर्गन भी बोलते हैं इसको। अगर मैंने इसका एक सेक्शन लिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो भाई मुझे क्या देखने को मिला जरा देखते हैं। जब मैंने इसका सेक्शन लिया तो मुझे इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ
फॉलिकल्स देखने को मिल गए, इस तरीके से कुछ फॉलिकल्स देखने को मिल गए। और इन फॉलिकल्स को हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, इन फॉलिकल्स को फॉलिकल्स ही बोला, ठीक है। और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने क्या बोला, फॉलिक्यूलर सेल्स। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिए ये फॉलिक्यूलर सेल्स, इस तरीके से वो हमें दिख गए कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ ब्लड कैपिलरीज भी इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है, नो डाउट। इस तरीके से कुछ ब्लड कैपिलरीज भी देखने को मिलेंगी which will be eventually supplying the blood to your thyroid gland, ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो आप जरा ध्यान से समझते हैं क्या कंडीशन है। ये मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू ले लिया है किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसमें जब मैंने देखा तो मुझे कुछ फॉलिकल्स देखने को मिले, और इन्हीं को अब हम लोग लेबल कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स के अंदर ये हरे वाले, ऑलराइट, हरे वाले हैं हमारे पास फॉलिकल्स, और इन्हीं के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स, ये हैं ब्लड वेसल्स। और यहीं पर ये जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। अगर मैं फॉलिक्यूलर सेल्स के बारे में बात करूं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, यही प्रोड्यूस करते हैं आपके मेन हार्मोन विच इज T3 एंड T4। और पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं कैल्सीटोनिन। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्सीटोनिन, जिसको आप एक और नाम से जानते होंगे शायद, थायरोकैल्सीटोनिन। इसको आप एक और नाम से जानते होंगे, थायरोकैल्सीटोनिन। तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 तो बनाता ही है, साथ में कैल्सीटोनिन भी बनाता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि T3 T4 है क्या, ठीक है, तो वो चीज भी जरा समझ लेते हैं। T3 इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्राई आइडोथायरोनीन। इसी तरीके से जो T4 होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनीन, ठीक है। तो एक हमारे पास है टेट्रा आइडोथायरोनीन और एक है हमारे पास ट्राई आइडोथायरोनीन। ये टोटल हमारे पास 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से बन के आ जाते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आयोडो। आयोडो का मतलब क्या हो गया कि भाई हमें चाहिए आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीस हार्मोन्स। तो यानी कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हैं हमारे पास आयोडीन डिराइव्ड हार्मोन्स। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास आयोडीन डिराइव्ड हार्मोन्स, यानी कि आयोडीन की प्रेजेंस में ही बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम लोग इसमें और चीजें इन डेप्थ में जरा समझे तो जरा देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन हो कैसे रही है। मतलब T3 T4 के बारे में बात कर रही हूं मैं कि T3 T4 किस तरीके से बन रहे हैं। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, किस तरीके से इनकी सिंथेसिस होती है। तो भाई सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जो हमारी बॉडी में आयोडीन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द आयोडीन विच वी आर गेटिंग इज नॉट फ्रॉम विद इन आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी खुद से आयोडीन नहीं बनाती है, हमें सोर्सेस चाहिए। सोर्सेज में बच्चे या तो फिर नॉनवेज के आइटम्स आ जाते हैं, नहीं तो फिर वेज सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड या ऑलमोस्ट नील के बराबर लगा लो। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि आप वेजिटेबल्स क्या सारी खाते हो, सारी तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या डेली दाल खा रहे हो, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब
वेजिटेरियंस के केस में आयोडीन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही ज्यादा इट कैन बी अ कॉमन थिंग। तो अगर जब हम बात करें, जब स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, और थायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये कंडीशन थी तो इसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो हम कंज्यूम करते हैं टेबल सॉल्ट, उसी के अंदर आयोडीन मिलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी कभी हो ही ना, क्योंकि नमक तो तुम हर चीज में डालते हो। अब अगर तुम सेंधा नमक खा रहे हो तब हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि वो आपका एक तरीके से केमिकली प्रोसेस करके वो जो नमक है वो नहीं आता है। इसी वजह से अगर आप रेगुलर कंजप्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉल्ट कर रहे हैं तो उसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेली आप इवेंचुअली कर सकते हैं, बट जो टेबल सॉल्ट है वो मस्ट है, क्योंकि उसी के थ्रू आपकी बॉडी में आयोडीन जा रहा है। और अगर आयोडीन कम हो गया तो थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर पाएगा, मतलब अपने हार्मोन्स नहीं बना पाएगा। तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो आयोडीन आता है, यानी कि आयोडीन विच वी गेट, या ऐसे लिख सकते हैं आयोडीन इन मैक्सिमम अमाउंट is received from टेबल सॉल्ट। मैक्सिमम अमाउंट में जो आपको आयोडीन मिलता है वो आपके टेबल सॉल्ट से ही मिलता है, या इसी को आप कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आयोडीनाइज्ड सॉल्ट होता है। अब हमारे ब्लड में, इन आर ब्लड, आयोडीन is present in the form of iodide ion, यानी कि आई नेगेटिव के फॉर्म में हमारे ब्लड में आयोडीन मौजूद होता है। अब सबसे पहले हम यही चीज लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कैप्चरिंग ऑफ आयोडाइड आयंस, कैप्चरिंग ऑफ iodide ions by the follicular cells, by the follicular cells। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता था कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आयोडाइड आयंस की कैप्चरिंग करते हैं। तो इसको जरा समझते हैं भाई हम लोग, क्या कंडीशन होती है। आयोडाइड आयंस यानी कि आई माइनस आता है फ्रॉम द ब्लड into follicular cells, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैप्चरिंग ऑफ आयोडाइड आयंस। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम बोल देते हैं कैप्चरिंग ऑफ आयोडाइड आयंस। अब अगर ये कैप्चरिंग हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या जा रहा है, हमारे पास जा रहा है भाई आई माइनस फॉलिकुलर सेल्स में। तो क्या ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये इसको यूज कर पाएंगी? क्या ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं क्या ये इसको यूज कर पाएंगी? तो आप सोचेंगे भाई बिल्कुल कर लेंगी, तभी तो आयोडाइड आयन के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। तो अब जरा इसी चीज को समझते हैं। भाई प्रेजेंट तो है, ठीक है, पर इसको यूज नहीं कर सकते। तो फ्रॉम ब्लड इनटू द फॉलिकुलर सेल साइटोप्लाज्म में तो चले गए, पर इसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लोग इस फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले एक और चीज समझनी होगी, यानी कि एक और चीज का फॉर्मेशन करते हैं हम फॉलिकुलर सेल में, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, जिसको हम बोलते हैं TGB। एक ये वाला स्टेप भी हम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन है क्या बच्चे, ये है एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन।
टीजीबी एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये सिंथेसाइज होता है इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल में ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, और गोल्जी में इसकी पैकेजिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, और वहीं से ही चला जाता है गोल्जी में, और गोल्जी से ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल, और इसको भेज दिया जाता है कहाँ पर, इनटू द कोलॉइड रीजन। अब कोलॉइड रीजन भी शायद आपको समझ में नहीं आए, तो इस चीज के लिए वापस इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर में एक एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंटर में एक एरिया देखने को मिलेगा, और ये जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया होता है इसी को हम बोलते हैं कोलॉइड। कोलॉइड जो है इज एक्चुअली योर प्रोटीन रिच फ्लूइड। कोलॉइड जो है बच्चे ये है एक तरीके का प्रोटीन रिच फ्लूइड, इसी को हम बोलते हैं कोलॉइड। ये है एक तरीके का प्रोटीन रिच फ्लूइड। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? तो इसके अंदर हम लोग पहुंचा देते हैं किसको भाई, फॉलिकुलर सेल्स से जो बन के आ रहा है टीजीबी थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आयोडाइड आयंस मौजूद है इसका हम करा देते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस, ठीक है। तो आयोडाइड आयंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये थे आई नेगेटिव, ये जो है कैन नॉट बाइंड टू टीजीबी, थायरोग्लोबुलिन से बाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब थायरोग्लोबुलिन में अगर मैं ऐड करूंगी आयोडीन को, आयोडाइड आयंस को, ठीक है, तभी जाके मुझे क्या मिलना चाहिए, T3 T4 मिलेगा, पर वो ऐड ही नहीं हो सकते। तो टीजीबी में क्या है, टीजीबी जो है बच्चे इसके पास होता है हैव टायरोसिन, इसके पास टायरोसिन प्रेजेंट है, और इस टायरोसिन पर आप आयोडाइड आयंस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन दिस iodide ions cannot be added, इस पर आप आयोडाइड आयंस को ऐड ही नहीं कर सकते। तो अब क्या दिक्कत, मतलब इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइज करके। तो इसी वजह से देयरफॉर आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। कैसे करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ TPO which is thyroid peroxidase, थायराइड पेरोक्सीडेज की मदद से। और ये क्या करते हैं, ये आई नेगेटिव को, मान लीजिए मेरे पास 2 आई नेगेटिव है, तो ये मुझे 2 आई बना के दे देंगे। ये क्या है भाई, ये है मेरे पास नेसेंट आयोडीन, नेसेंट आयोडीन। I2 को मैं आयोडीन बोलती हूँ, नेसेंट आयोडीन का मतलब हो गया ओनली आई, ठीक है। तो अब इस आई को मैं इजिली टीजीबी पे ऐड कर सकती हूँ, मतलब टायरोसिन पर ऐड कर सकती हूँ। तो अगर ये आयोडीन कहाँ जाना चाहिए, फॉर द सो दैट इट कैन ऐड ऑन योर टीजीबी, टीजीबी कोलॉइड में चला गया तो ये भी हम आगे चल के कोलॉइड में ही भेज देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट्स, दैट इज आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। मतलब अगर आप टायरोसिन पर एडिंग करेंगे तो उसी स्टेप को आप बोलेंगे आयोडिनेशन ऑफ
टायरोसिन, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन, कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर मैं थायरोग्लोबुलिन को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मान लूं स्टूडेंट्स, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर इस तरीके से जगह जगह मुझे टायरोसिन अगर मिल जाते हैं, तो इस टायरोसिन के ऊपर अगर मैं आयोडीन की एडिशन कर दूं, ठीक है, मान लीजिए इस पर मैंने एक आयोडीन डाल दिया, इस पर मैंने 2 आयोडीन की एडिशन कर दी, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक आयोडीन डाला, यहाँ पर मैंने 2 आयोडीन डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैंने 2 आयोडीन डाल दिए, और यहाँ मान लेते हैं इस पे मैंने एक और 2 आयोडीन डाल दिया, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, आयोडिनेशन ऑफ टीजीबी या फिर आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। ये जो है हमारे पास प्रेजेंट, दिस इज टायरोसिन, ये टायरोसिन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, टायरोसिन। और ये पूरा का पूरा एक हमारे पास थायरोग्लोबुलिन है, और ये थायरोग्लोबुलिन लोकेटेड कहाँ पर है, ये अभी आपके कोलॉइड रीजन में। तो थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन इन कोलॉइड रीजन, थायरोग्लोबुलिन इन कोलॉइड रीजन, उसी का क्या हो रहा है, आयोडिनेशन हो रहा है, उसी के ऊपर जो टायरोसिन मौजूद है उसी के ऊपर आयोडिनेशन हो रहा है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जैसे ही आपने आयोडिनेशन कर दिया, जैसे ही बच्चे आपने आयोडिनेशन कर दिया, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद कपलिंग होगी, और कपलिंग को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सभी बच्चों को आज का टॉपिक अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, चलिए।